हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए जीव विज्ञान के एक वीडियो के साथ। अब तक जो हमने बात करी थी वो हमारा चैप्टर दूसरा था। ये भी चैप्टर दूसरा ही है। वो उसका जो अब तक हमने जो पढ़ा वो था हमारे चैप्टर दूसरे का क पार्ट, और अब है ये इसका ख पार्ट है। चैप्टर वही हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, क और ख। तो क हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे ख में आज बात करते हैं हम किसकी, फंजाई, कवक क्या होता है। देखिए, अगर हम सामान्य तौर पर कवक के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे जब अचार पर या जो हमारी बासी रोटी रखी है उसके ऊपर या हमारे जो फल रखे हैं सड़ गए हैं उनके ऊपर, इस प्रकार से हमें एक सफ़ेद रुई जैसी संरचना दिखाई देती है। वो जो सफ़ेद रुई जैसी संरचना है उसे हम क्या बोलते हैं, हम गाँव के अगर भाषा में बात करें तो उसे हम बोलते हैं कि फुई आ गई है। वास्तव में फुई नहीं होती, वास्तव में वो होता क्या है, वो फंजाई होता है, वो कवक होता है। तो आज कवक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कवक है, सबसे पहले जो कवक है, जो फंगस है, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। तो जो हमारा जो फंजाई है वो क्लोरोफिल नहीं उसके अंदर पाया जाता और ना उसके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल और संवहन तंत्र रहित ये क्या होता है, विविध पोषी, यानी कि विविध प्रकार से पोषण करने वाला पादप है। इसका जो शरीर है वो थैलस के रूप में पाया जाता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण भी हैं। मुख्य लक्षण में क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन युक्त होती है। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। केंद्रक इसमें स्पष्ट पाया जाता है। इसमें जो जड़, तना और पत्ती है वो नहीं पाई जाती। इसका जो थैलस होता है वो धागे जैसी एक संरचना होती है, उसे बोलते हैं हाइफी। जो धागे जैसी संरचना है उसे क्या बोलते हैं, हाइफी। उसके बने जाल, उसका जो हाइफी होते हैं, यानी कि कवक, जो हाइफी होते हैं इसे कवक सूत्र बोलते हैं। यानी कि जो धागे जैसी संरचना होती है कवक सूत्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी से बने एक कवक जाल इसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम के रूप में पाई जाती है। यानी का मतलब ये है कि जो इसका जो थैलस है वो धागे जैसी एक संरचना होती है। धागे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और हाइफी के बने, जो हाइफी अगर हम कवक सूत्रों का एक जाल सा बना ले, एक समूह बना ले, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है माइसीलियम, उसके रूप में होता है। इनमें जो संचित भोजन होता है वो तेल और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, और जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है, गैमेट्स के द्वारा होता है। वैसे इसमें जो हमारा फंजाई है इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। उसमें कौन कौन से, हमारा वर्दी या कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो जो लैंगिक जनन है वो युग्मकों के द्वारा और जो अलैंगिक जनन है वो स्पोर्स के द्वारा यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। अब बात करेंगे ये अपना पोषण किस प्रकार करता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, यानी कि इसका वासस्थान और पोषण। देखिए, जो कवक होते हैं वो प्राय सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब लगभग सभी जगह वो पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा अपना भोजन वही स्वयं बना पाएंगे। वो होते हैं केवल प्रकृति में पौधे, और जंतुओं में केवल एकमात्र जंतु होता है युगलिना, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो जो हमारे क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ये दूसरे पौधों पर परजीवी या सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी के रूप में इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है लाइकेन। जो कवक होते हैं वो कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। यानी कि जो कवक होता है वो लाइकेन के लिए क्या करता है, वो शैवाल के लिए क्या करता है, जल और खनिज लवण की व्यवस्था करता है। और जो शैवाल होता है, क्योंकि शैवाल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करता है, वो कवक के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो इसलिए वो जो एक सहजीवी संबंध के रूप में जीवन व्यतीत करता है। तो जो हमारे जो कवक हैं ये सहजीवी और परजीवी दोनों रूप में क्या करते हैं, संबंध दोनों रूप में पाए जाते हैं। इनके सहजीवी भी होते हैं और ये परजीवी भी होते हैं। और सड़े गले पदार्थ जैसे हमारे अचार है, मुरब्बा है, रोटी है, फल हैं, उनके ऊपर भी ये मर्तोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो कवक होते हैं हमारे वो जल और वायु में भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे इनके पोषण के आधार पर। जो परजीवी और मर्तोपजीवी कवक हैं, यानी कि जो पोषण अपना किस प्रकार करते हैं, परजीवी के रूप में किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं और मर्तोपजीवी के रूप में किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी का मतलब पूर्ण रूप से परजीवी के ऊपर ही भोजन के लिए डिपेंड रहना, वो कहलाता है पूर्ण परजीवी। यानी कि अगर ये जो जीवित पोषक जो हमारे कवक हैं ये जीवित पोषक के ऊपर उगते हैं, और अगर पोषक की मृत्यु हो जाए
ये किसी जीवित पोषक के ऊपर जब उगते हैं तो उसी से अपना पोषण लेते हैं, लेकिन यदि उस पोषक की मृत्यु हो जाए तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसे बोलते हैं पूर्ण परजीवी। जैसे इसका उदाहरण है पक्सीनिया। पक्सीनिया एक ऐसा कवक है वो जीवित पोषक के ऊपर उगता है, अगर उस पोषक की मृत्यु हो जाए तो पक्सीनिया की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 है हमारा विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी क्या होता है? ये मुख्य रूप से तो होता है क्या, मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करे, मुख्य रूप से मर्तोपजीवी होता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, ये परजीवी जीवन व्यतीत करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा, परजीवी जीवन व्यतीत करेगा। वैसे मुख्य रूप से क्या होता है, ये मर्तोपजीवी होता है, लेकिन कुछ वैसी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिसमें क्या करता है, परजीवी जीवन व्यतीत करता है। जैसे फ्यूजेरियम, इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया क्या, फ्यूजेरियम। उसके बाद नंबर 3 पे है पूर्ण मर्तोपजीवी। पूर्ण मर्तोपजीवी मतलब पूर्ण रूप से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करना, वो कहलाता है पूर्ण मर्तोपजीवी। तो इस प्रकार के जो कवक होते हैं वो केवल सड़े गले मृत पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जीवित जंतु या जीवित पौधे होते हैं उनके ऊपर इनका संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो केवल जो हमारे सड़े गले मृत पदार्थ हैं उनसे ही ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जीवित पौधे या जीवित जंतु हैं उन पर इनका संक्रमण नहीं होता है। जैसे पेंसिलियम, जिसका उदाहरण है पेंसिलियम। अब नंबर 4 बात करेंगे किसकी, वो है हमारा विकल्पी मर्तोपजीवी। विकल्पी मर्तोपजीवी क्या होता है, यानी कि विकल्प, ये सामान्य रूप से तो होता है परजीवी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या करता है, मर्तोपजीवी जीवन व्यतीत करता है। जैसे टेफ्राइना, ये हमने यहाँ बात करी थी किसकी, विकल्पी परजीवी की। यहाँ क्या था, ये मुख्य रूप से था मर्तोपजीवी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में परजीवी। अब ये है विकल्पी मर्तोपजीवी, ये सामान्य रूप से कैसा होता है, परजीवी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में मर्तोपजीवी की तरह जीवन व्यतीत करता है। जैसे टेफ्राइनस का एग्जाम्पल है। अब जो हमारे ये जो कवक होते हैं ये बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी 2 प्रकार के और होते हैं। तो जो बाह्य परजीवी होता है ये ऐसे कवक जो पोषक पौधे के बाह्य भाग पर उगते हैं और उसी से अपने विशेष अंगों, विशेष शाखाओं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चूष्कांग बोलते हैं, होस्टोरियम बोलते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं ये किसी पौधे के क्या करते हैं, जिस पौधे से ना भोजन प्राप्त करना होता है उसकी क्या करते हैं, उसके पौधे के बाह्य यानी कि पौधे के बाहरी भाग की तरफ उगते हैं, बाहरी भाग पर उगते हैं और अपना भोजन पोषक पौधे से विशेष शाखाओं यानी कि जो उनके चूष्कांग हैं, जो उसके विशेष अंग हैं जिनसे वो भोजन प्राप्त करता है, उन्हें बोलते हैं चूष्कांग, जिनके द्वारा ये कवक अपना भोजन प्राप्त करता है। होस्टोरियम, उनके द्वारा अपना भोजन ये लेते हैं। तो ऐसे कवक को क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट, उसे बाह्य परजीवी भी कहते हैं और एक्टोपैरासाइट भी बोलते हैं। उसके बाद इसका जो उदाहरण है वो है एरिस साइफी। उसके बाद नंबर 2 है अंतः परजीवी। अंतः परजीवी कहता है जो ऐसे कवक जो पोषक पौधों के अंदर यानी कि जो पोषक पौधे के जो पोषक पौधा होता है उसके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, जो उत्तक पाए जाते हैं, उनमें उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो हमारे जो कवक कहलाते हैं वो कहलाते हैं अंतः परजीवी। जैसे हमारा एल्ब्यूगो, तो इस प्रकार के एल्ब्यूगो वगैरह ही हमारे BSc में है, इंटर में नहीं है, ना 11th में है। तो ये एल्ब्यूगो के बारे में आप जो पक्सीनिया यहाँ का एग्जाम्पल आया था हमारा, पक्सीनिया ये है, ये फ्यूजेरियम है, ये सब कहाँ है हमारे, ये आगे जब आप इंटर कर लोगे तो इंटर के बाद आपको BSc में सारे के सारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो अंतः परजीवी ऐसे कवक जो पोषक पौधों के अंदर उत्कों में रहते हैं उन्हें बोलते हैं अंतः परजीवी। इसका उदाहरण क्या है, एल्ब्यूगो। अब बात करेंगे जो हमारा कवक होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। जो कवक होते हैं वो सूक्ष्म पौधे होते हैं और रचना में सरल होते हैं। तो इनकी जो शारीरिक रचना है वो एक कोशीय या एक कोशिकीय या जो धागे जैसी संरचना है जिन्हें बोलते हैं कवक सूत्र यानी कि हाइफी। तो उन कवक सूत्रों से जो कवक सूत्र हैं उनका जो समूह होता है, जो हाइफी होते हैं, जो कवक सूत्र होते हैं उनका जो समूह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। कुछ कवक सूत्र जो होते हैं हमारे उनमें पट नहीं होते, उन्हें अपटीय कवक सूत्र बोलते हैं, और कुछ कवक हमारे ऐसे होते हैं जिनमें पट पाए जाते हैं, उन्हें पटीय कवक सूत्र बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके जनन के बारे में। इसमें जो जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। वो होता है हमारा सबसे पहले कायिक या वर्धी जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है वो होता है लैंगिक जनन। तो अब तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, उनमें जनन किस प्रकार से होता है और किन विधियों द्वारा होता है।
तो जो हमारे कवक होते हैं उन कवक में जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो 3 विधियों से होता है। सबसे पहली जो विधि है वो है कायिक जनन या वर्धी जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी जो विधि है वो है हमारी अलैंगिक या अलिंगी जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरी जो विधि है वो है हमारी लैंगिक या लिंगी जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात तीनों विधियों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वो है कायिक जनन या वर्धी जनन के बारे में। तो जो कायिक जनन है या वर्धी जनन है, ये इसकी कोई 5 विधियां हैं। ये विधियां जो हैं अलग अलग प्रकार की हैं, तो अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना, वो कहलाता है विखंडन। तो जो कवक के जो कवक सूत्र होते हैं वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया कवक बन जाता है। जैसे हमारे कवक सूत्र हैं, ये इसके कवक सूत्र दिखा रखे हैं। तो किसी बाह्य शक्ति द्वारा ये 3 भागों में टूट गए, 1 2 3। तो जो कवक सूत्र होते हैं वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया कवक बन जाता है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है, जो कवक होते हैं ये एक कोश के कवक होते हैं। जैसे यीस्ट क्या है हमारा, एक कोश के यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोश के कवक है। तो उसकी जो कोशिका होती है वो लंबाई में बढ़ती है, लंबाई में बढ़ेगी और उसमें फिर उपसंकुचन होगा और उपसंकुचन होने के बाद 2 नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो हमारे एक कोश के कवक होते हैं उनमें जो विभाजन होता है वो विभाजन की प्रक्रिया कैसे होती है। जो एक कोश के जैसे यीस्ट है हमारा, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका लंबाई में बढ़ेगी और लंबाई में बढ़ने के साथ उसमें उपसंकुचन होगा बीच में, और उपसंकुचन होने के साथ उससे नई 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार नए 2 कवक बन जाएंगे। ये 2 कवक बन गए हमारे। उसके बाद तीसरी बात करेंगे मुकुलन विधि। तो जो मुकुलन विधि है, मुकुलन विधि में क्या आता है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ये जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका में एक छोटा सा ये उभार बन गया। इस छोटे से उभार को क्या बोलते हैं, बड़ या मुकुल बोलते हैं। और ये जो बड़ या मुकुल है यही क्या करता है, इसी से नई 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जनन कोशिका होती है उसमें एक छोटी सी उभार जैसी रचना बन जाती है जिसे मुकुल बोलते हैं, और इस मुकुल से ही 2 कोशिकाओं का, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, 2 सतती कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद नंबर 4 है हमारा ओइडियम। इसमें जो कवक सूत्र होते हैं वो पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। जो कवक सूत्र होते हैं, ये भी कवक सूत्र है, ये भी कवक सूत्र है। जो कवक सूत्र होते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं, ओइडिया। क्या बोलते हैं, ओइडिया। ये छोटे छोटे भागों में टूट गया। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो जो कवक सूत्र है वो पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, ओइडिया बोलते हैं। ये एक कोश के होते हैं। जो ओइडिया होते हैं, ओइडिया एक कोश के होते हैं और अंकुरण के बाद नया कवक सूत्र बनाते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोश के होते हैं और अंकुरण के बाद फिर क्या करेंगे, एक नया कवक सूत्र बना लेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में लास्ट विधि जो है इसकी, हमारी कायिक जनन की वर्धी जनन की लास्ट विधि हमारी क्लेमाइडोस्पोर। जो क्लेमाइडोस्पोर होता है इसमें जो ये कवक होते हैं ये मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर में जो कवक होते हैं वो मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु होते हैं और जो परिस्थिति इनके विपरीत होती है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र से बनते हैं। जो क्लेमाइडोस्पोर हैं ये कब बनेंगे, जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी, और प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं और अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये दिखा रखी है यहाँ पर, ये कैसी होती है, ये मोटी होती है, ये आकार में, ये जो भित्ति होती है ये आकार मोटी होती है। और फिर क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में ये मोटी भित्ति बनती है और अंकुरण के बाद एक नए कवक सूत्र को जन्म दे देती है। तो आज हमने इसके बारे में बात करी। सबसे पहले जो कवक होता है क्या होता है, इसकी जो संरचना क्या है, उसके बाद पोषण के आधार पर वो किस प्रकार का होता है, मृतोपजीवी होता है या परजीवी होता है, अलग अलग उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी संरचना के बारे में बताया आपको, और अब इसके जो जनन है उसके बारे में बताया आपको। जो जनन होता है 3 प्रकार से बताया, इसमें कायिक या वर्धी जनन, दूसरा होता है अलैंगिक या अलिंगी जनन, तीसरा होता है लैंगिक या लिंगी जनन। तो सबसे पहले आज हमने इसके बारे में बात की, इसकी कायिक या वर्धी जनन के बारे में। तो वर्धी जनन में सबसे पहले मैंने बताया विखंडन के बारे में। विखंडन का मतलब टूटना। जो कवक सूत्र होते हैं वो किसी बाह्य शक्ति द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग से एक नया क्या बनता है, नया कवक बन जाता है। दूसरी विधि बताई विभाजन। इसमें एक कोश के ये जो कवक होते हैं एक कोश के होते हैं, जैसे यीस्ट। तो यीस्ट में क्या होगा, कोशिका जो है लंबाई में बढ़ेगी और उपसंकुचन के बाद वो फिर 2 कोशिकाओं में बट जाएगी। उसके बाद बात करिए हमने किसकी, मुकुलन। उसमें जो जनन कोशिका होती है इसमें एक छोटी उभार जैसी संरचना बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुकुल या बड़ बोलते हैं। और इसी से ये जो मुकुलन है इसी से नई 2 संतति कोशिका, 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है।
उसके बाद चौथी विधि बताई हमने ओइडियम आपको। जो कवक सूत्र होते हैं वो पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग जो है ओइडिया कहलाता है। और ये कोशिका होते हैं और अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। उसके बाद लास्ट विधि बताई हमने क्लेमाइडोस्पोर। इसमें ये जो है ये मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और कवक सूत्र पतली प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र से बनते हैं। यानी कि जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं ये काले जो मोटी भित्ति वाले काले बीजाणु होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र से बनते हैं और अंकुरण के बाद एक नया कवक सूत्र बना लेते हैं। जैसे क्लेमाइडोस्पोर में इसमें दिखा रखा है ये मोटी भित्ति है हमारी, ये सब क्या है इसकी, ये जो भित्ति है इसकी ये मोटी है, तो इसी से क्या होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है और इसी से नए कवक सूत्र का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष जो है कल नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। वो दूसरा जनन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन।